हेलो एवरीवन। पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है उसमें अगला वीडियो आज आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट का कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन भी इस साल आएगा। तो जितना भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो दिया जा रहा है, अगर आप उसे अच्छे से देख के चले जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए क्या कह रहा है। एक धारावाही शनिनाद के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आप जानते हैं, जिसको परिनालिका भी कहते हैं, के अंदर एक नए लोहे की छड़ प्रवेश कराई जाती है। शनिनाद के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कहने का मतलब क्या है कि आप सोलेनॉइड समझते हैं, ये सोलेनॉइड होता है। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, धारावाहित बोला है, तो इसमें धारा अगर प्रवाहित हो रहा है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जैसा कि आप नियम जानते हैं, दाएं हाथ का जो अंगूठा का नियम होता है उसके हिसाब से अगर हम लगाएं तो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में निकलेगा, मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकलेगा, यहाँ से इस तरफ से अंदर जाने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक नए लोहे की छड़ प्रवेश कराई जाती है, तो उसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अब इसका गुण आप जानते हैं कि सोलेनॉइड जो होता है, परिनालिका जो होता है, इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब बाहर में चुंबकीय क्षेत्र 0 मानते हैं हम। ठीक है, तो अंदर में चुंबकीय क्षेत्र जो निकलता है या पैदा होता है उसका मान सब जगह पे बराबर लेते हैं। और अगर सोलेनॉइड के अंदर मान लीजिए कि एक लोहा का हम छड़ डाल रहे हैं, लोहे का छड़ है मान लीजिए, ये नए लोहे का छड़ बोला गया है, तो बोला कि जो अंदर में चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा। तो आप समझिए इस बात को कि अगर ये सोलेनॉइड है, ठीक है, तो धारा का प्रवाह आप करवा रहे हैं, तो इसके वजह से तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकल ही रहा है। ठीक है, और जब इसके अंदर आप कोई चुंबक डाल दीजिएगा, मैं इसको दूसरा कलर से ले लेता हूँ। आप इसके अंदर अगर आप इस तरह से कोई एक छड़ चुंबक ले लेते हैं, या लोहा छड़ चुंबक नहीं, एक लोहा का छड़ ले लेते हैं, तो ये छड़ जो होगा वो चुंबक में बदल जाएगा। क्योंकि नरम लोहा का गुण होता है कि नरम लोहा को जब भी आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक चुंबक बन जाएगा। कौन सा चुंबक बनता है? तो ये बनता है विद्युत चुंबक। ठीक है, कौन सा चुंबक बनेगा? विद्युत चुंबक। तो धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा होगा ही होगा। और जब ये विद्युत चुंबक बन गया, तो विद्युत चुंबक जब ये बन जाएगा तो इसका ये नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, उस पोल किधर भी हो सकता है, उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे होगा तो इधर ही। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बना, तो इसके वजह से भी तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो अंदर में क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। समझ में आया होगा आपको सवाल? देखिए, अगर एक सोलेनॉइड है अगर एक सोलेनॉइड है, इसमें धारा का प्रवाह अगर हो रहा है, तो ये एक चुंबक के जैसा बिहेव तो करेगा ही, व्यवहार करेगा चुंबक जैसा। और इसके अंदर अगर आप एक छड़ डाल रहे हैं तो ये भी एक चुंबक बन जाएगा, तो इसके वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र धारा के कारण और एक इस चुंबक के कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या बोलेंगे हम? कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी भी सोलेनॉइड के कारण परिनालिका के अंदर अगर आप किसी लोहे के छड़ को आप डालते हैं तो अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब एक चुंबक एक कुंडली के अंदर गति करता है तब एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होगा इस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, नहीं करता है पूछा गया। आपको ऐसा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ाया गया था। मान लीजिए कि ये कुंडली है, तार है, और ये एक चुंबक है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर इसको हम इससे पार कराएंगे तो इससे फ्लक्स जो होगा वो निकलेगा, फ्लक्स का वैल्यू बदलेगा। अब फ्लक्स का वैल्यू अगर बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर बदलता है, तो फैराडे ने हमको बताया कि किसी भी चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आप गति कराइएगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो इसमें बोला कि जो विद्युत वाहक बल पैदा हो वो किस पर निर्भर नहीं करता, ये पूछा है। चुंबक की सामर्थ्य पर। क्या ये चुंबक के सामर्थ्य पे निर्भर नहीं करेगा? तो चुंबक के सामर्थ्य पे तो करेगा,
जितना इसका सामर्थ्य ज़्यादा होगा उतना ही फ्लक्स ज़्यादा निकालेगा, तो इस तो करेगा, तो सही आंसर नहीं होगा। इसके बाद और आगे देखिए, कुंडली के घेरों की संख्या पर। कुंडली का जो घेरा है, अभी मान लीजिए कि एक टर्न है, हम बहुत सारा टर्न मार दें, तब बहुत सारा टर्न मारेंगे तो इस सब में सब से पास होगा ना, तो विद्युत वाहक बल ज़्यादा पैदा होगा, तो टर्न पे तो निर्भर करेगा, तो ये भी तो सही नहीं है। चुंबक की गति की चाल, चुंबक की गति की चाल, जितना तेज़ी से इस चुंबक को आगे पीछे करेंगे उस पर भी निर्भर करेगा कि जो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, d∅/dt होता है। कितना समय में कितना फ्लक्स बदला, तो अगर जल्दी जल्दी गति कराएंगे तो कम समय में ज़्यादा फ्लक्स बदलेगा, कम समय में ज़्यादा फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल ज़्यादा पैदा होगा, तो इस पर भी निर्भर कर रहा है। चौथा ऑप्शन में क्या है, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता पर। ये कुंडली का जो तार है इसके प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोध से इसको मतलब नहीं है, इसको तो मतलब होता है फ्लक्स से, तो इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो सही आंसर इसका आपको समझ में आया होगा। जितना भी क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से देख के जाइए, पॉलिटेक्निक में पास नहीं आप टॉप कर जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनात्मक आवेश वाला कण उत्तर की ओर दिशागत चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गतिशील है, कण इस दिशा में विचलित होगा। देखिए उत्तर दक्षिण आप जानते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आपको बोला है कि एक धनात्मक आवेश वाला कण उत्तर की ओर दिशागत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या बोला, उत्तर की ओर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर है। और इसमें जो एक कण है वो किधर गति कर रहा है, तो क्षेत्र में ऊपर की ओर। ऊपर का मतलब जो आपको ये प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन के ठीक ऊपर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आप देखिएगा, ठीक है, ऊपर की ओर। तो बोला कि जो भी मान लीजिए कि ये कण है, तो ये कण कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर का मतलब इधर नॉर्थ नहीं लेना है, ऊपर का मतलब परपेंडिकुलर ऊपर, जो सतह आपको दिख रहा है स्क्रीन का इसके लंबवत, ठीक है, तो इसके लंबवत बाहर की ओर समझ लीजिए। अगर बाहर की ओर जा रहा है तो ये बोला कि इस पे जो इसमें जो विचलित होगा उसका दिशा आपको बताना है। तो इसका मतलब है कि चुंबकीय बल पूछा गया है कि चुंबकीय बल, इसका आवेश मान लीजिए +Q है, धनावेश बोला है, तो चुंबकीय बल इस आवेश पर किधर लगेगा। तो आपको चुंबकीय बल का दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आप लगा के देखिएगा। आप अपना जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर नहीं, ये 4 फिंगर, तर्जनी जिसको बोलते हैं, उसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ठीक है। जो बीच वाला फिंगर है उसको ये आवेश के गति के दिशा में रखें। आप अपना उंगली लगा के देखिएगा, तो ये जो होगा, जो अंगूठा आपको आएगा वो अंगूठा आ रहा है पश्चिम की तरफ, मतलब इस पे जो बल लगने वाला है, इस पे जो बल लगने वाला है ये पश्चिम की दिशा में लगेगा, तो पश्चिम दिशा इधर है, ठीक है। आप ये नियम लगा के देखिएगा, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है इसको आप लगाइए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोले थे, 4 फिंगर, तो 4 फिंगर को आप कहाँ रखिएगा, फील्ड में, जो नॉर्थ का डायरेक्शन दिया है। और जो मिडिल फिंगर है जिसको सेंट्रल फिंगर बोलते हैं, मिडिल फिंगर को कहाँ रखिएगा, तो इसको रखिएगा मोशन के डायरेक्शन, मोशन माने गति, तो इसको गति किधर देखते हो, ऊपर की ओर। तो जो मिडिल फिंगर होना चाहिए वो ऊपर की ओर होना चाहिए, और जो 4 फिंगर होना चाहिए वो फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अंगूठा क्या देगा, बल देगा, तो अंगूठा किधर आएगा, पश्चिम की ओर। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया, पश्चिम की ओर, तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम ऊर्जा के परिवर्तन के नियम को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लगाते हैं तब चालक में प्रेरित विद्युतीय ऊर्जा इससे आती है, ठीक है। देखिए चुंबकीय प्रेरण में बोला जाता है कि ऊर्जा, वैसे भी बोला जाता है ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा ना तो पैदा होता ना तो खत्म होता, वो एक रूप से दूसरा रूप में बदलता है। तो अगर हम चुंबकीय प्रेरण में देखें, विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है जो कि एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ऊर्जा कहाँ से आया, ठीक है, यही पूछा है आपसे कि यदि हम ऊर्जा के परिवर्तन के नियम को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लगाते हैं तब चालक में प्रेरित विद्युतीय ऊर्जा इससे आती है। मतलब चालक में जो ऊर्जा आ रहा है विद्युत वाहक बल के रूप में, वो कहाँ से आ रहा है, तो आप गति करा रहे हैं तब आ रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा गलत बात है, विकिरण ऊर्जा गलत बात है, ऊष्मीय ऊर्जा गलत बात है, गतिज ऊर्जा। देखिए गति कराते हैं इसलिए गतिज ऊर्जा, तो बिल्कुल आसान सवाल था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तथा जब उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों का मान होगा। देखिए 2 प्रतिरोध हम मान लेते हैं, एक का नाम R1, एक का नाम R2, श्रेणी क्रम में R1 R2 होता है, इसका मान बोला 50 आया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला
कि अगर इसको हम समानांतर में जोड़ते हैं तो समानांतर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 R2 अब बटा में R1 प्लस R2। तो इसका मान बोला कि 8 ओम है और R1 प्लस R2 कितना दिया 50। तो यहाँ पे अगर R1 R2 का वैल्यू लिख दें तो R1 R2 कितना आ जाएगा 50 गुना 8 400। तो देखिए R1 प्लस R2 50 और R1 और R2 40। अब इसके हिसाब से आप ऑप्शन चेक कीजिए। तो देखिए 21 29 21 29 50 तो हो रहा है, लेकिन 21 29 को गुना करेंगे तो 400 नहीं होगा, गलत हो गया। 30 20 50 हो रहा है, गुना करेंगे 400 नहीं होगा, गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 40 और 10 लिखा हुआ है, ये आप समझ गए, इसको फार्मूला लगाए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है 40 और 10। तो 40 10 50 और 40 गुना 10 400, तो ये आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है वेबर प्रति वर्ग मीटर है, एम्पियर है, टेस्ला है, हेनरी है, फैलाई लिखा हुआ है। चलिए फैलाई तो कुछ होबे नहीं करता है, तो इसमें समझ लीजिए वेबर। आप देखिए चुंबकीय फ्लक्स आपको ऐसा पढ़ाया गया था, चुंबकीय फ्लक्स होता है बी डॉट एस और चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, जिसको बोलते हैं टेस्ला। ई एस एरिया होता है तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, आईसी को बोलते हैं वेबर। ठीक है, आपसे क्या बोला वेबर प्रति वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर को नीचे ले जाइए, तब वेबर बटा मीटर स्क्वायर, तो क्या बचा टेस्ला। और टेस्ला किसका है, तो टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र का, तो क्या मिला टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसका आयाम 120 वोल्ट है। वोल्टता का वर्गमूल माध्य मान क्या है। देखिए वर्गमूल माध्य जो बोल रहा है इसको बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी, सॉरी आरएमएस वोल्टेज, VRMS। इसका जो मान होता है वो मूल मान का √2 से डिवाइड करना पड़ता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। VRMS बराबर V0 बटा √2। तब V0 कितना दिया आयाम 120 बटा में √2। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो √2 से गुना करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 से 60 होगा, 60 गुना √2 का वैल्यू 1.4 होता है, 1484 हो गया, तो 84 के आसपास आएगा। तो कौन सा आंसर है आपको दिख रहा होगा 84 के आसपास। तो फार्मूला इसको ध्यान में रखिएगा AC से। ये सब सवाल एक आध को आ सकता है, अब एक सवाल जो हम आपको बता रहे वही बस ध्यान लेके चल जाइए, ये क्लास 12th में पढ़ना होता है। ये बी ऑप्शन हो जाएगा। फार्मूला क्या बताए, VRMS बराबर V0 बटा √2। ठीक है, एक विद्युत मोटर का उपयोग इसमें होता है। विद्युत मोटर आप समझ रहे हैं, विद्युत मोटर मैंने पंखा, तब विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में, सही बात है, यही तो सही हो गया। विद्युतीय ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में देता है। बाकी सब देख लीजिए, आवेश को धारा में स्थानांतरित नहीं, वोल्टता को धारा में नहीं, धारा को वोल्टता में नहीं। साफ साफ पता चल रहा है कि मोटर क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत है। देखिए ये कोई फिजिक्स का सवाल नहीं हुआ, ठीक है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, तो क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका सही आंसर है 1%। प्रकाश संश्लेषण में जब सभी पौधा होता है वो विकिरण जो होता है ना, अवशोषित सौर ऊर्जा विकिरण, उसका लगभग 1% यूज करता है। एक आम मीटर हमेशा खाली स्थान में जोड़ा जाता है और एक वोल्ट मीटर खाली स्थान में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर धारा नापता है तो इसको श्रेणी में जोड़ दीजिए, श्रेणी में धारा बराबर होता है। अब वोल्ट मीटर जोड़ना है तो इसको समानांतर में जोड़ दीजिए, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज बराबर होता है। तो ए मीटर श्रेणी और वोल्ट मीटर समानांतर, श्रेणी 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 समानांतर, कौन सा ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। देखिए ये भी क्या है, फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये तो जीके का सवाल है। तो देखिए पॉलिटेक्निक का स्तर कितना ख़राब हो गया है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में अब जीके का सवाल पूछ रहा है। हमारा सिलेबस क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अभी फिजिक्स का सवाल इसको हम कैसे मान लें, ये तो जीके का सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आप पढ़ के सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जो फिजिक्स का नहीं हो, वो फिजिक्स की जगह पे जीके का हो। दो सवाल अभी आपको दिखाई दिया कि दोनों सवाल किसका है, जो जनरल नॉलेज का है। तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि
जो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो उसका आंसर है शायद तमिलनाडु। आप नेट पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलम है, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया है। क्यू बराबर आपको क्या बताए थे, -NE। अगर क्यू का वैल्यू निगेटिव है तो माइनस लेना, अगर पॉजिटिव रहता तो प्लस लेते। प्लस माइनस NE होता है तो माइनस है, इसलिए माइनस लिए। तो इसका वैल्यू लिख लीजिए -80 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, तो इसको कूलम में बदल लिए। N इधर रख लीजिए, तो -E रख लीजिए। एन आपको इलेक्ट्रॉनों का संख्या पूछा है तो एन को इधर रख लीजिए, माइनस माइनस कट गया। अब इसको डिवाइड करिए, 80 × 10 के पावर -6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10 के पावर -19। दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर जाएगा, और 16 × 5 80, माने कि 50 × 10 के पावर ई जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 13। यानी कि हम बोल सकते हैं 5 × 10 के पावर 14। तो सही ऑप्शन कौन हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए जितना भी सवाल आपको, पूरा सवाल हम आपको करवा देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम से कम 1 सप्ताह पहले। और जितना भी फिजिक्स के लिए वीडियो हम डाल रहे हैं, आप इसको केवल अच्छे से देख के समझ के चल जाइएगा। हो सके तो इसको 2 बार 3 बार देखिए और एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए कि क्या है, और ये सब सवाल आपसे सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। जितना भी फार्मूला इसमें यूज कर रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा। पॉलिटेक्निक का लाइट का, देखिए लाइट से सवाल हम आपको बार बार बोल रहे हैं। लाइट, देखिए लाइट, करेंट, मैग्नेट, ये तीनों टॉपिक मिला के कम से कम 20 से 22 सवाल आपको रहने वाला है। अब 3 गो चैप्टर मिला के अगर 22 सवाल आ जा रहा है, अब 30 गो क्वेश्चन है, तो बताइए 3 चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं हम, तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम 3 चैप्टर को अच्छे से हम मजबूत करके जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, वीडियो आपको डाला हुआ है, और क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उसको कर लीजिए, आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए, विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अंदर बोला कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता नहीं, एक समान होता है, तो ये गलत है। जैसे जैसे हम अनंत की ओर बढ़ते हैं घटता, ये भी गलत है। जैसे जैसे अनंत की ओर बढ़ता, ये भी गलत है। सभी बिंदु पर समान, ये सही है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, वो कौन है, तो गैल्वेनोमीटर है। कोई परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको पता करना है, तो उसका हम पता करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा धारा का मान बताता है। अगर ए मीटर का प्रयोग कर लेते तो ए मीटर बड़ा धारा नापता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तांबे के एक तार की आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक डैश 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 में परिवर्तित होता है। देखो क्या बोला, एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें एक आयताकार कुंडली को हम रख दिए, इसको हम इधर से घुमा रहे हैं। ठीक, घुमाएंगे तो इसमें धारा का जो परिवर्तन है, धारा का जो दिशा वो परिवर्तित है, वो कितना टर्न के बाद होगा। तो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, मोटर वाला ही कॉन्सेप्ट है। इसको जब जिसको नाम देते ABCD, ठीक है, अगर इसको आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसका गति का दिशा हो जाएगा ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो इसमें धारा का जो प्रवाह हो जाएगा, इसमें धारा का प्रवाह ऊपर हो जाएगा। आधा चक्कर के बाद अगर यही फ़ोटो देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा CD और यहाँ पे आ जाएगा PA। अब इसमें देखो, अब धारा का प्रवाह इसमें हो जाएगा कैसे, D से C। अब यहाँ से देखिए तो इसके पहले इसमें धारा का प्रवाह हो रहा था C से D, और जब आधा चक्कर के बाद हो रहा है तो धारा का प्रवाह हो रहा है D से C, तो धारा उल्टा हो गया ना। तो हर आधा चक्कर के बाद ये अपना दिशा बदलता है, ठीक है, हर आधा चक्कर के बाद ये अपना दिशा बदलता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समय भी दिखाया जाता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र अगर बहुत नज़दीक हम दिखाएंगे, या ऐसे हम बनाएं, ठीक है, ऐसे, अगर ये सब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र और इधर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे लाइन सटा हुआ है ना, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। तो अगर लाइन सटा हुआ दिखाना है या दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, ठीक है।
उसके बाद क्या कह रहा है कि घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब क्या है, अचालक, एक लाल अचालक के साथ है, जिसे कहा लाल रंग का एक तार है। जैसे वो लाल को कवर हो रहा था ना, लाल काला होता है, ग्रीन होता है, तो किसी तार के ऊपर लाल कलर का इंसुलेशन है, माने प्लास्टिक लगा हुआ है। तो लाल कलर का जो सिंबल होता है वो मेन वायर होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि विद्युतमय तार है। तो ये सही है, ये विद्युतमय तार का प्रयोग होता है लाल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का घटना है वो क्या है, एक पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया, नहीं। एक कुंडली से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, नहीं भी नहीं। प्रेरण आपको पूछा गया है, एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ये बिल्कुल सही है। आप सापेक्षिक गति कराते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा प्रवाहित होता है, यही तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। विद्युत धारा जो उत्पादन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, विद्युत धारा का दिशा किधर लिया जाता है, तो जो विद्युत धारा का दिशा होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत लेते हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के समान, नहीं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, ये सही हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है, इन भागों को फिर से समानांतर में जोड़ा जाता है, इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर है। तो आर बटा आर डैश का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इन संयोजन का समतुल्य आर डैश है। ठीक है, समतुल्य आर डैश है, पहले आर दिया गया था ना, तो आर और आर डैश का अनुपात पूछा। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि एक तार है, ठीक, इसका प्रतिरोध आर है, अब इसको 5 भाग में काट के समानांतर में जोड़ना है। तब 5 भाग में समानांतर में पहले जोड़ो, अब बताओ 5 भाग में काट दिए इसको, तो इसका प्रतिरोध भी 5 गुना हो, 5 से भागा पड़ जाएगा। अगर टोटल आर था तो सबका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/5। अब R/5 का 5 को प्रतिरोध हम समानांतर में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/R1। तो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस में 5 बार होगा। अगर इसको सोल्व करें हम, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट लिख देते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, R। अब 5 सब में ऊपर चला जाएगा, तब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 के बार 5 बार, 5 10 15 20 25, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R/25। ठीक है, अब पहले से कितना था आर, तो एलसीएम क्या, रेशियो क्या पूछा है, R/R डैश, तो पहले से आर, अब कितना R/25, 25 कहाँ जाएगा ऊपर, तब 25R/R, आर से आर खत्म, तो कितना आंसर आया 25। ये सीधा फार्मूला पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इसको हम मार सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, 1 वाट विद्युत शक्ति बराबर होगा, देखिए वाट पावर होता है, पावर किसको कहते हैं, W/T या एनर्जी/T, इसी को नहीं बोलते हैं। तो W/T का मतलब W का हो गया जे जूल, अब बटा में टाइम सेकंड, जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड तो कहीं दिख ही नहीं रहा, वोल्ट और एम्पियर में दिया है। तब पावर का फॉर्मूला VI भी होता है, तब VI को वोल्ट में, I को एम्पियर में, माने वोल्ट इंटू एम्पियर। देखिए 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि देखिए ब्रेड टोस्टर होता है या जो आयरन होता है उसका तार नाइक्रोम का हम लोग लगाते हैं, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। तब बोल रहा है कि शुद्ध चालक धातु के बजाय मिश्र धातु का क्यों बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं कि उसका जो प्रतिरोधकता होता है वो ज़्यादा होता है। प्रतिरोधकता के साथ साथ गलनांक भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ताप पे भी वो गलता नहीं है। तब मिश्र धातु में प्रतिरोधकता कम होती है, गलत बात है, ज़्यादा होता है, तब मिश्र धातु में प्रतिरोधकता अधिक होती है, तो ये सही हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि n फेरों वाले धारा व वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से n² गुना बड़ा। देखो अगर यही फेरा है, फेरा का मतलब टर्न है, इसमें धारा का प्रवाह अगर I हो रहा है, इसका त्रिज्या R है, तो इसका फार्मूला होता है केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है
वो म्यू नॉट आई बटा आर होता है। अगर इसमें n टर्न हम मार देंगे तो गुना n करना पड़ेगा, ठीक है, तो n गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से n गुना बड़ा होता है, तो ये सही है। जितना टर्न उतना गुना। अगला क्वेश्चन, एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। सही बात है। जो चुंबक बनता है उसे कहा जाता है विद्युत चुंबक कहते हैं। परिनालिका के अंदर अगर आप कोई नरम लोहा का छड़ रख के और उसको चुंबक बना रहे हैं तो उसको विद्युत चुंबक कहेंगे। या बोल सकते हैं कि परिनालिका का उपयोग क्या है, तो विद्युत चुंबक बनाने में भी उसका उपयोग होता है, या फैक्ट्री में बड़ा बड़ा लोहा का सामान उठाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो तार का लंबाई दुगना कर दी जाए, खींचने के लिए यहाँ पे नहीं बोला है, बस दुगना करने के लिए बोला है। तो अगर तार का लंबाई दुगना करेंगे तब प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध आर बराबर क्या बताए थे, रो एल बटा ए। अगर लंबाई को दुगना कर दिया गया तब इसके समानुपाती है तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, तो सही आंसर दुगना हो जाएगा। अगर यही खींच के बोलता तो खींच के अगर दुगना करते तो 4 गुना हो जाता। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होती है। सही बात है। अगर आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ रहे हैं R1 और R2 मान लीजिए, तो प्रत्येक जो प्रतिरोधक है इसका जो विद्युत धारा होगा ये कुल जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है इसके बराबर ही होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान बराबर होता है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो एक ही तो सही होता है, पहला ही सही दिख रहा है, बाकी भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली वोल्टेज परिपथ के कुल वोल्टेज के समान नहीं। श्रेणी क्रम में वोल्टेज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा का योग परिपथ के कुल विद्युत धारा के नहीं, योग को कुछ नहीं करना है, सबसे बराबर जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिरोध के सबसे छोटे प्रतिरोध से प्रभावी प्रतिरोध कम होता नहीं, भी नहीं, ज़्यादा होता है, बड़ा से भी ज़्यादा होता है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये समानांतर के लिए लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ के इसको समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समानांतर संयोजनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये तो आसान है, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो कौन सा हो गया, ये हो गया। बोला कि 1 ओम बराबर होता है V बराबर IR होता है, तो R बराबर क्या होगा V बटा I। तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर को 1 ओम बोलेंगे, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। सी ऑप्शन दिख रहा है। 1 एम्पियर विद्युत धारा है, 1 एम्पियर, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड को 1 एम्पियर कहते हैं। ये तो बस डायरेक्ट परिभाषा पे सवाल है। इसके बाद देखिए, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर, देखिए तनित कर इसकी लंबाई को दुगना किया जाता है। देखिए, और हम बड़ा कर जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। क्या बोल रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया गया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। लंबाई दुगना तब प्रतिरोध 4 गुना, तब पहले से 1 है तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 ओम। विद्युत विभव है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता। अभी आपको बताए थे हीटर का जो कॉइल होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का। तो उसका क्या गुण बताए थे कि उसका जो प्रतिरोध होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और उसका गलनांक भी उच्च होता है। तो क्या लिख रहा है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक नहीं। ये वाला सही है, लेकिन गलनांक निम्न बोला है। निम्न गलनांक रहेगा तो तुरंत टूट न जाएगा। तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मापी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता हो। देखिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो इसके साथ समान श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। आपको पढ़ाया गया था। तो श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर के साथ उच्च प्रतिरोध जोड़ दीजिए तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। अगर बोलता कि गैल्वेनोमीटर को ए मीटर बनाना है तब क्या करते, गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़ते। शंट प्रतिरोध आपको बताए थे छोटा मान का प्रतिरोध होता है। तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर से अगर ए मीटर बनाना होता तो समानांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध जिसको शंट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन होगा, वोल्ट मीटर बनाना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन देख लीजिए, समानांतर गलत, समानांतर का श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ये सही हो गया। तो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
ये भी आपको बताते, देखिए लैंप रेटिंग का सवाल है, पॉलिटेक्निक सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 120 वोल्ट के बीच से जोड़ा जाता है, तो बल्ब का द्वारा खपत शक्ति बताइए। देखिए एक बल्ब है, ठीक है, इसको 110 वोल्ट से जोड़ने के लिए बोला है, ठीक है, और इस पर लिखा हुआ कितना है 220 वोल्ट और 100 वाट, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि जो एक बल्ब पे लिखा रहता है उसी से हम काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि इससे आप प्रतिरोध निकालिए। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, भी स्क्वायर बटा पी। तो भी का स्क्वायर 220 गुना 220, जो लिखा है ये भी है और ये पी है, अब बटा में 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। आर कितना आ गया 484 ओम, ठीक है, 484 ओम हो गया। अब इसमें देखिए कि वोल्टेज कितना सप्लाई किया है 110, तो धारा निकाल सकते हैं। धारा हो गया भी बटा आर, तब भी हो गया 110 और बटा में 484। अब आपसे पूछा गया है कि बल्ब द्वारा खपत शक्ति, तब P बराबर क्या लिखिएगा, P बराबर आप VI भी लिख सकते हैं। तब भी कितना, तो 110, और I कितना, तो 110 और बटा 484। इसको काट के देख लीजिए, जो आंसर होगा सो आ जाएगा। तो देखिए तो 110 गुना 110 और 484 को लिख सकते हैं 22 गुना 22, काटने के लिए आसान कर दे रहे हैं। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 0 0 100 हो गया, तो 100 बटा 4 यानी कि 25 आंसर आएगा। तो देखिए 25 वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से आप इसको देखिए, कोई लोड लेना नहीं है। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा तब आपको आसान लगेगा। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक समत्रिबाहु त्रिभुज बनाते हैं, माने तीनों भुजा बराबर, ठीक है, यही मान लीजिए कि तीनों भुजा बराबर है, सब में प्रतिरोध 12 12 का है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रतिरोध निकालें, किसी भी दो शीर्ष के बीच में प्रतिरोध निकालो। तो ये दोनों श्रेणी हो जाएगा 12 12 24, और 24 के साथ 12 श्रेणी समानांतर हो जाएगा। तो 24 गुना 12 और बटा 24 बटा प्लस 12 36, 12 3 36, 3 8 24, कितना आंसर आएगा 8। ऐसा सवाल हम लोग ने कॉपी में बहुत सारा किया है। जो भी बच्चे देख रहे होंगे, श्रेणी और समानांतर का फार्मूला आपको पता होगा, तो बस वही फार्मूला आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदर्श सेल के आंतरिक, आदर्श सेल के बारे में बताए थे, अगर ऐसे बना हुआ है तो ये आदर्श सेल है, अगर ऐसे बना हुआ है तो इस सही में रियल बैटरी, इसको बोलते हैं आइडियल बैटरी, इसको बोलते हैं रियल बैटरी। कोई भी वास्तविक सेल होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आदर्श सेल में हम आंतरिक प्रतिरोध 0 मानते हैं, तो इसका सही आंसर शून्य होगा। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया, तो ये फैराडे ने दिया था, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, बायां हाथ का नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करता है। फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या देते हैं, तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग चुंबकीय बल का दिशा निकालते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या निकालते हैं, तब प्रेरित धारा निकालते हैं। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं। तो बीच का उंगली क्या होता है, बीच का उंगली होता है गति का दिशा देता है, जो आवेश का गति होता है ना, वो गति का दिशा। उसके ऊपर में एक सवाल किए थे, नॉर्थ और साउथ वाला आया था ना, जिसमें दिशा पश्चिम आया था, उसमें आप देख लीजिएगा वीडियो। तो उसमें बीच का उंगली किसको दिखाता है, तो आवेश के गति का दिशा दिखाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अभी बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम इसको और कवर करेंगे, तब तक आप यहाँ तक क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों में जिनको पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना है, और आप कमेंट भी करके बताइए कि आपका ये वीडियो कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है, ठीक है। थैंक यू।